हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस की ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। आज की टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि इससे आप लोगों को नई आने वाली वीडियोज़ को बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड 12th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस 12th के बाद आप लोग जब पास आउट हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे बीटेक के लिए, आप या कहीं और अदर एग्ज़ाम में आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक का नाम बता रहा हूँ। आप लोगों को पढ़ना है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के दो लॉ होते हैं। इन्होंने 1842 में दो रूल दिए थे और इन रूल की हेल्प से हम लोग किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में करंट के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसमें कितनी, हर ब्रांचेस में या हर कंडक्टर में कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो किरचॉफ के दो रूल हैं। पहला रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। किरचॉफ ने दो रूल दिया था। पहला रूल होता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल देखिए, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जंक्शन का मतलब क्या होगा। यहां पर सर्किट में जंक्शन का मतलब ये होगा कि किसी भी पॉइंट पर जो जितनी भी करंट होंगी वो सब आकर मिलेंगी। सपोज दैट कोई सर्किट है, इस पॉइंट को हम मान ले रहे हैं और एक कोई वायर है या कंडक्टर, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, I1। तो कोई दूसरी करंट होगी, वो I2 होगी, करंट फ्लो हो रही है किसी दूसरे कंडक्टर में, और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा वो जंक्शन कहलाएगा। तो अगर तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इन एनी सर्किट एट द जंक्शन इज जीरो। द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इन एनी सर्किट एट द जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। यानी जितनी भी किसी भी सर्किट में जितनी भी करंट होती हैं उन करंट का अलजेब्रिक सम किसी भी जंक्शन पर जीरो होता है। जैसे इस जंक्शन को हम लोग पॉइंट O मान ले रहे हैं, तो कोई करंट है I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है, तो कोई तीसरी करंट होगी, इसमें से I3 निकल जा रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, I4 और I5। तो इस पॉइंट पर देखिए, इस जंक्शन पर 5 करंट आ रही हैं, I1, I2, I3, I4, I5। तो किरचॉफ का जंक्शन रूल यही कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट होती हैं उनका अलजेब्रिक सम जीरो होता है, यानी समेशन I इज इक्वल टू जीरो। यही होता है जंक्शन रूल। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इसकी डिफिनीशन होती है। हम लोग यहां पर इसको कह सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू जीरो। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें हम आप लोगों को सबसे मेन चीज जो है, इसमें करंट का साइन कन्वेंशन याद करना होगा। बहुत इजी है। देखिए, ये है जंक्शन इसका, जिसको हम लोग पॉइंट O मान रहे हैं। अगर करंट जंक्शन के टूवर्ड होती है तो करंट का जो साइन होगा उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और जो करंट जंक्शन के अवे होगी या उससे दूर जाएगी तो उसका जो साइन होगा उसको हम लोग निगेटिव मानेंगे। साइन कन्वेंशन में देख ले रहे हैं। करंट इज इक्वल टू पॉजिटिव टूवर्ड्स दी जंक्शन। अगर करंट का डायरेक्शन जंक्शन के टूवर्ड है, देखिए ये करंट का जो डायरेक्शन है वो जंक्शन के टूवर्ड होता है, तो इसलिए इस करंट को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। देखिए ये करंट भी करंट के जंक्शन के टूवर्ड है, इसलिए ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन की मानी जाएगी, पॉजिटिव साइन उसमें लगाया जाएगा। और ये करंट देखिए जंक्शन से अवे डायरेक्शन में यानी दूर जा रही है, तो उसके लिए हम लोग निगेटिव डायरेक्शन लगाएंगे। I इज इक्वल टू निगेटिव
व्हेन अवे द जंक्शन। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब जंक्शन रूल ये भी कहता है, अब इसमें हम ये अप्लाई करें तो अगर रूल अप्लाई करते हैं ये वाला समेशन आई इज इक्वल टू 0 सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन, तो इसमें 5 करंट हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट कह रहा है। अब हम लोग यहाँ साइन कन्वेंशन लगाएं तो इसमें डायरेक्शन देख रहे हैं कि I1 और I2 जो दोनों डायरेक्शन है वो जंक्शन के टूवर्ड है, इसलिए दोनों करंट पॉजिटिव हो गई। बट I3, I4, I5 जो है वो जंक्शन के अवे डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसका जो साइन लगाएंगे वो माइनस लगा देंगे। देखिए I3 आउटवर्ड डायरेक्शन या जंक्शन के दूर जा रही है तो इसलिए इसमें माइनस साइन लगाया गया है। सेम एज यहाँ पर भी माइनस साइन लगा दिया जाएगा, माइनस I4, और यहाँ भी I5 भी माइनस साइन लगा दिया जाएगा। सो यहाँ पर थोड़ा मैंने छोटा लिख दिया, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर रहा हूँ, I5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस साइन है इनके तो उनको हम उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो I3 प्लस I4 प्लस I5 उस साइड में ले जाने पर हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी जंक्शन पर, ये जो जंक्शन रूल है ये कह रहा है कि किसी भी जंक्शन पर जितनी भी करंट आती हैं उनका सम इक्वल होता है उसी जंक्शन से लीव करने वाली करंट के बराबर होता है। यानी कि द सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट लीविंग द जंक्शन। जितनी भी करंट जंक्शन पर आएंगी उनका सम बराबर होगा उसी जंक्शन से जितनी भी करंट वो बाहर चली जाएंगी उनके सम के बराबर होगा। देखिए ये इनवर्ड डायरेक्शन में इनका सम और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इनका सम, यानी इन तीनों का सम और इन दोनों का सम, ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों इंटर कर रही हैं और ये दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में चली गई। तो इन करने वाली जो करंट का सम होगा उसकी वैल्यू बराबर होगी बाहर निकलने वाली, यानी जंक्शन से जितनी भी करंट बाहर निकलेगी उनके सम के बराबर होगा। ये रूल ये कह रहा है। और कभी एक नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल होता है वो जंक्शन रूल जो होता है वो किस चीज़ को कंजर्व कराता है। तो ये जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल होता है जंक्शन रूल होता है वो चार्ज को कंजर्व करता है, यानी चार्ज के कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है। इस रूल में चार्ज कंजर्व होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि किरचॉफ का कौन सा रूल चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है तो आप लोग बता देंगे जंक्शन रूल, या क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाएगा कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो जंक्शन रूल होता है वो किस चीज़ को फॉलो करता है, तो आप लोग उसमें बता देंगे चार्ज को कंजर्व करता है। ये आप लोगों को पहला रूल था और ये बहुत ही ईजी है, आप लोग बस साइन कन्वेंशन को ध्यान रखिएगा। इसका जो अभी सेकेंड रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अभी मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फर्स्ट रूल के बाद आप लोगों को पढ़ना है किरचॉफ का सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं, किरचॉफ सेकेंड रूल या ओनली लूप रूल कहेंगे। तो इस लूप रूल की जो स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट को मैं बता रहा हूँ कि किसी भी क्लोज लूप में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्लोज लूप की बात की जा रही है, ओपन लूप नहीं होगा। तो किसी भी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल होते हैं उनका जो अलजेब्रिक सम होता है यानी डेल्टा वी, उसकी वैल्यू 0 होती है। Thus, in any closed loop, the algebraic sum of change in potential is equal to 0. This is called Kirchhoff's second rule. एक बार मैं फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ। In any closed loop, the algebraic sum of change in potential difference is equal 0, या इसका सम 0 होता है, उसको हम लोग किरचॉफ का सेकेंड रूल कहते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा वी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन आई इंटू आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि वोल्टेज की जो पोटेंशियल होता है उसकी आई इंटू आर को भी हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। ये इसका स्टेटमेंट, ये इसका रूल हो गया। स्टेटमेंट अगर आप लोगों को नोट करना होगा तो आप लोग जो मैंने बोला है उसको रिपीट कर करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं इसको अब इसमें भी मेन टॉपिक अगर इस टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से समझना है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइन कन्वेंशन सबसे मेन चीज़ होती है। अगर साइन कन्वेंशन आप लोगों को समझ में आ गया
तो एक बेसिक चीज़ आप लोग को जानना होगा, जो आप लोग 7th शायद 9th और 10th में सॉल्व किए होंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा। और 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन होगा, आप लोगों को 9th 10th में पढ़ चुके हैं। तो अगर ये 2 चीज़ें आप लोगों को आ रही हैं तो ये बहुत ईजी टॉपिक आप लोगों को लगेगी, और एग्ज़ाम में आप लोगों का 3 से 5 नंबर इससे बन सकता है। तो मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पर मैं एक सर्किट बना रहा हूँ। देखिए इस सर्किट में 2 सेल लगे हुए, एक सेल का नाम E1 है, इस सेल का नाम E2 है, और यहाँ पर पूरे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। इस रेजिस्टेंस को हम लोग R1 मान ले रहे हैं, इसको R2 मान ले रहे हैं, और इसको R3 मान ले रहे हैं। और इसमें देखें हम लोग 2 क्लोज लूप बन रहे हैं। एक, अब इसका अगर नामिनेशन दिया जाए तो A भी यहाँ हम लोग C मान ले रहे हैं, D E F। तो यहाँ पर 2 क्लोज लूप बन रहे हैं, या मेश भी बोला जा सकता है। पहला क्लोज लूप देखिए ये होगा, दूसरा क्लोज लूप ये होगा। तो स्टेटमेंट इस पर अप्लाई करना है कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उनका चेंज, उनका अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 के बराबर होता है। मैंने यहाँ सर्किट अप्लाई कर दिया। अभी मैं आप लोग इसके आगे साइन कन्वेंशन बताऊंगा, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, वही सबसे मेन चीज होती है। अगर साइन कन्वेंशन में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग साइन माइनस या प्लस की वजह से पूरा न्यूमेरिकल गलत कर देंगे। तो मैं पहले इसमें देख रहा हूँ, ये सेल E1 है तो इसकी करंट हम लोग I1 मान ले रहे हैं। ये सेल E2 है तो इसकी करंट I2 मान ले रहे हैं। ये माइनस है, ये प्लस माना जा रहा है, ये लोअर पोटेंशियल, ये हाई। आप लोग जानते ही होंगे सेल के बारे में, जो बड़ी वाली लाइन होती है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, छोटी वाले को नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं। अब हाँ, अब यहाँ से देख रहे हैं एक करंट I1 इधर आ रही है और दूसरी करंट I2 आ रही है, और दोनों पॉइंट A पर आकर मिल जाएंगी। जैसे एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, करंट I1 हो गई और ये हो गई I2। तो यहाँ पर आके दोनों को मिलना ही मिलना है। तो जहाँ पर अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया है जंक्शन रूल, जब भी कोई करंट जहाँ पर आकर मिलती उसी को जंक्शन माना है। तो देखिए यहाँ पर जंक्शन A बन रहा है, पॉइंट A को हम लोग जंक्शन मानेंगे। ये करंट I1 आएगी और यहाँ पर I2 आएगी, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो जो ये वायर होगा, ये पाथ जो होगा उसमें जो करंट जाएगी वो दोनों के सम के बराबर जाएगी। यानी यहाँ पर दोनों करंट आ गई, I1 भी इधर से आई, I2 भी इधर से आई, तो इसमें जो करंट जाएगी वो दोनों ऐड होकर जाएगी, और वो करंट हो जाएगी I1 प्लस I2, क्योंकि हमने पॉइंट A पर जंक्शन रूल लगाया है, क्योंकि 2 करंट आ रही हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं तो इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो R1 और R2 जा रही है। फिर यहाँ से होते हुए जब वो पॉइंट B पर आएंगी तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो है I1 प्लस I2। अब हम लोग देख रहे हैं पॉइंट B पर जैसे ही पहुँचते हैं ये दोनों करंट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ये वाली करंट इसमें वापस चली जाती है और इस वाली इसमें एक करंट चली जाएगी, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया जंक्शन यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर टूट भी रहा है, क्योंकि जंक्शन से दूर करंट जाएगी। इसमें 2 ब्रांचेस बनी हुई है, तो इसमें जो करंट जाएगी वो हो जाएगी I2 और इसमें जो करंट जा रही है वो I1 हो रहा है। तो इसका मतलब यही हो गया I1 प्लस I2 यहाँ से दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट होकर निकल गई है। इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना होगा। इस सर्किट में आप लोगों को करंट का डायरेक्शन बताना होगा। इस तरीके मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से करंट I1 आएगी पॉइंट A पर, यहाँ से करंट I2 आएगी सेल E2 के थ्रू, यहाँ पर आई और दोनों आपस में मिल गई, जंक्शन रूल फॉलो करने लगी। और यहाँ पर जब मिल जाएंगे तो इसमें जो करंट जाएगी वो I1 प्लस I2 होकर जाएगी। फिर होते हुए जब ये पॉइंट B पर पहुंचेगी तो ये जो 2 वायर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इसमें करंट जो जाएगी वो I2 वाली चली जाएगी और इसमें ये I1 चली जाएगी। अब सबसे मेन चीज आ रही है इसमें साइन कन्वेंशन। पोटेंशियल या रेजिस्टेंस कब निगेटिव लिया जाएगा, मेन टॉपिक में आप लोगों को बता रहा हूं। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूं कि अगर करंट जो होगी सेल के अंदर अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है, देख रहे हैं यहाँ पर, अगर ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो साइन जो यूज किया जाएगा वो माइनस साइन यूज किया जाएगा। E
इज इक्वल टू निगेटिव। ये निगेटिव कब होगा? जब सेल के अंदर जो करंट फ्लो होगी उसका डायरेक्शन अगर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देखिए सेल में जो प्लस होता है उसको हम लोग हायर पोटेंशियल बोलते हैं, सॉरी हायर टर्मिनल बोलते हैं, और जो निगेटिव वाला होता है उसको हम लोग लोअर टर्मिनल कहते हैं। ये लोग तो अगर करंट इसमें से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो जो ई यूज किया जाएगा उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव सॉरी निगेटिव यूज किया जाएगा। तो अगर हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो जो साइन होगा ई का यानी पोटेंशियल का वो निगेटिव यूज किया जाएगा। सेम एज यहां पर लिख दे रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो जो ई की वैल्यू होगी वो निगेटिव की तरफ हो जाएगी। दूसरा जो साइन कन्वेंशन होगा ई इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा? जब हम लोग निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। देखिए ये करंट निगेटिव टर्मिनल से जा रही है और होकर कहाँ पर पहुंच रही है? पॉजिटिव टर्मिनल पर, यानी ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रही है, इसलिए ई की वैल्यू पॉजिटिव ले ली जाएगी। ये दो साइन कन्वेंशन क्लियर हुआ, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये ईएमएफ के लिए हो गया। अब आ रहे हैं रेजिस्टेंस की बारी है। अगर हम जिस करंट को बेस मान रहे हैं, अगर तीसरी चीज रेजिस्टेंस कब निगेटिव होगा या कब पॉजिटिव होगा? अगर करंट जो है, जैसे सपोज दैट एक वायर ले लिया जाए, इसमें जो करंट है वो I1 है और इसका जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होता है वो R1 ही होगा, R2 नहीं हो सकता। इसकी करंट I1 है तो इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R1 है। तो अगर हम करंट देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में हम करंट फ्लो करा रहे हैं उसी के सेम डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है तो उसका जो साइन होगा वो निगेटिव लिया जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन के लिए सेम सेंस R विल बी निगेटिव। अब यहां पर हम लोग दूसरा अगर ले ले रहे हैं, जैसे यहां पर कोई दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सपोज दैट ये R2 है और इसमें से कोई करंट I2 आ रही है, इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस I2 हो गया। अगर हम लोग करंट इधर से लेकर जा रहे हैं तो इसको बेस मानकर चल रहे हैं तो ये तो सेम डायरेक्शन में रेजिस्टेंस मिल गया। अब ये जो करंट आ रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रही है। देखिए आप लोग को जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो इसी बात का ध्यान रखना होगा, और अगर सिर्फ ऐसे ओरली देखकर आप लोग सॉल्व करेंगे तो दिक्कत करेंगे, इसलिए बार बार अपने हाथों को थोड़ा तकलीफ दे दीजिएगा। ऐसा नहीं है बैठे रहें सिर्फ देखते रहें उसको, इस तरीके से सॉल्व करने पर कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए बार बार अपने हाथों को इस तरह से मूव करा रहा हूँ। इस करंट को हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसके सेंस में हम लोग को चलना है, तो इसके सेंस में चल रहे थे, रेजिस्टेंस मिल गया, निगेटिव हो गया। लेकिन जब ये करंट फ्लो होते हुए इस डायरेक्शन में जाएगी तो हम लोग देख रहे हैं इसकी जो I2 जो जा रही है वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, यानी इसको हम लोग इधर लेकर जाना है और ये करंट नीचे से, मार्कर को दिखी गई, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका सेंस इसके करंट के डायरेक्शन के अपोजिट हो गया ना। और अपोजिट के लिए जो हम लोग लेंगे वो जो हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव यूज किया जाता है, अपोजिट सेंस। जिस करंट को हम लोग बेस मानेंगे उसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में आया तो पॉजिटिव, और अगर सेम डायरेक्शन में आया तो नेगेटिव। जैसे मैं कह रहा हूं अगर ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में, अगर यही करंट सेम इस डायरेक्शन में हो, देख रहे हैं इसका सेंस इधर जा रहा है तो इसका भी सेंस इधर ही जा रहा है, तो ये निगेटिव हो जाती है। अगर इसका सेंस इस डायरेक्शन में है तो इसका सेंस अपोजिट हो जाता है तो वो पॉजिटिव मानी जाती है। अगर ये चारों रूल आप लोग याद कर लिए हैं या आप लोग समझ गए हैं तो बस दूसरी चीज ही आप लोग को देखना है कि इसको बनाने के बाद आप लोग को 3 इक्वेशन या 2 इक्वेशन मिलेंगे जो 3 वेरिएबल के होंगे या 2 वेरिएबल की भी हो सकते हैं। तो आप लोग 9th में ही 2 वेरिएबल के आप लोग इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन को, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करके चुके होंगे क्लास 9th में। तो इसी तरीके का आप लोग को इक्वेशन मिलेगा, उसी इक्वेशन को सॉल्व करने पर करंट की वैल्यू आप लोगों को पता चल जाएगी। इसको आप लोग ध्यान से एकदम
अगर नहीं समझ में आएगा एक बार में तो उसको इसी टॉपिक को आप लोग दोबारा थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा। और मैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैं अब इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, आप लोगों को सर्किट बना दिया, और सर्किट के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर दो लूप बन रहे हैं। पहला लूप मैं ले रहा हूँ ए, और देखिए लूप लेने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे ए बी सी डी ए पढ़िए और चाहे ए डी सी डी ए पढ़िए, ठीक है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना आपकी आसानी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करिएगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन से आप लोग लूप ले लीजिएगा। आसानी यही है, नहीं तो आपकी जैसे मर्जी, चाहे इधर से बनिए चाहे इधर से बनाइए। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है इसलिए मैं लूप इधर से ले रहा हूँ सी। और देखिएगा क्लोज लूप की बात हो रही है, ओपन लूप अगर आप लोग सी डी ए बी यहीं पर ले जाकर छोड़ देंगे तो ये ओपन लूप हो जाएगा, और ये जो लूप रूल है वो क्लोज लूप के लिए फॉलो होता है। तो बी पर नहीं रोकना है बल्कि सी पर रोकना है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं इन क्लोज लूप सी डी ए बी सी डी ए बी सी। अब आप लोग की मर्जी है, चाहे तो आप लोग इधर से भी पढ़ सकते हैं, मैं इसमें बार बार कह रहा हूँ आप लोग की मर्जी होगी तो इधर से लेके चलिएगा। मैं अपने आसानी के लिए और आप लोग की आसानी के लिए बता रहा हूँ कि कोई करंट का एक डायरेक्शन पकड़ ली, उधर से आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए करंट इधर जा रही है इसलिए मैंने इधर से पकड़ लिया है। तो अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने आप लोग को ये बता दिया, इसी चारों रूल को आप लोग को फॉलो करना है। साइन कन्वेंशन सबसे पहली चीज, तो मैं इस रूल इन्हीं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं पहले रूल को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले लूप को देखिए यहाँ पे क्लोज लूप लिख दिया गया है, मैं इधर से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गई, करंट I1 है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही। अगर आप लोग इधर से ही लेना चाहते हैं कि करंट यहाँ से फ्लो होते हुए आएगी ही I1, ये करंट I1 है। तो अगर इसको मैं बेस मानकर चल रहा हूँ, ये करंट I1 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया I1। अभी साइन नहीं लगाना है, उसका सेंस देखकर आप लोगों को पता चल जाएगा। I1 का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R1 होगा। अब मैंने कहा था उसके सेम डायरेक्शन में अगर मिल जाएगा तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या बताया गया था, सेम सेंस के लिए निगेटिव साइन लगाया गया। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन लगाया जाएगा। अब मैंने इसी को ही, इस करंट को ही बेस मान लिया, अब इसी के सेंस में हमको चलना है। अगर आप लोग इस करंट को सेंस मानकर चलते तो इधर से लेकर चलना पड़ता, मैंने इस करंट को बेस मानकर सेंस लेकर चल रहा हूँ। तो अब इधर चल रहे हैं, इसका मामला खत्म हो गया। करंट चलते चलते कहाँ पहुंचेगी, पहले निगेटिव टर्मिनल, और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जैसे ही पहुंचती, तो मैंने कहा आप लोगों को क्या बताया है, निगेटिव टर्मिनल से जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचता है ई की वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है। देखिए करंट निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच रही है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया प्लस साइन और लिख दिया E1। फिर उसके बाद ये करंट होते हुए यहाँ ए पर पहुंचेगी। और ध्यान रखिएगा जो लूप की बात हो रही है वही लूप में आपको चलना है, नीचे नहीं जाना है, क्योंकि हमने सी डी ए बी सी पढ़ा है। तो सी डी ए बी यहाँ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में चलना है, नीचे नहीं जाना होगा। तो अब हम इधर चल रहे हैं। अब मेरा ध्यान रखिएगा, मेरा हाथ और मारकर देखिएगा, इस डायरेक्शन में आ रहा है, चलिए यानी इस करंट को हम लोग सेंस लेते हुए ऐसे जा रहे हैं और हमको जाना इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। बट हम लोग जैसे इधर चलते हैं देख रहे हैं I2 करंट आ रही है, और I2 करंट इसके सेंस के अपोजिट हो गया, यानी ये करंट हमको ऐसे जाना था I1 को लेकर और इधर से I2 आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। और अपोजिट डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया, देखिए अपोजिट डायरेक्शन के लिए R की वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी, और I2 का जो रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा रेजिस्टेंस होगा, R2। I2 है तो R2 ही होगा, R1 नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग जब इसकी बात करेंगे, चलिए यहाँ पर पहुँचेंगे तो देखा जाएगा। पहले करंट I2 मिल गई तो हमने लिख दिया कौन सा साइन लगाया था, अपोजिट के लिए क्या होता है प्लस I2, इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R2। ओके, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं करंट यहाँ पहुंची पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे ही निगेटिव टर्मिनल पर एंट्री करेंगे, फिर देख लेंगे पॉजिटिव से निगेटिव के लिए, देख रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव के लिए कहाँ गया, पॉजिटिव से निगेटिव के लिए हम लोग साइन लगाते हैं माइनस साइन, यहाँ लगा दिया माइनस E2 है। यहाँ से होते होते बी पे पहुंचेंगे, बी पर देखेंगे फिर I1 आ गई, यानी एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको देखिए, इसको मैं बेस मानकर चल रहा हूँ और इसी के बेस के सेंस के अकॉर्डिंग हमको डायरेक्शन का साइन लेना है। तो I1 चल रहे हैं, इसके सेम डायरेक्शन में सेम सेंस में रेजिस्टेंस R1 मिल गया। R1 सेम डायरेक्शन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, इसलिए मैंने माइनस R1 I1 R1 लिखा है। करंट ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जैसे ही पहुंचती है तो निगेटिव से पॉजिटिव के लिए मैंने प्लस साइन बनाया है।
तो यहाँ देखिए प्लस लिख दिया गया। फिर इधर से हम लोग को इस डायरेक्शन में जाना था, मगर ये करंट जो I2 है उसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए, इसलिए प्लस लगाया गया, अपोजिट के लिए प्लस बताया है। इस करंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो R2 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर I2 लिख दिया। फिर करंट जो ये वाली थी यहाँ से आते आते फिर यहाँ पर जैसे ही प्लस पर पहुँचेगी, प्लस से माइनस पर जैसे ही जाएगी, उसका जो साइन होगा प्लस से माइनस के लिए मैंने बताया था माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी ऐसे ही सॉल्व होगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के आप लोग छोड़ देंगे, ऐसे ही न्यूमेरिकल में भी आप लोगों का फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। सेकेंड लूप में चलते हैं। इन सेकेंड लूप अब आप लोगों की मर्जी है, जैसे मन करे वैसे। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन पकड़ लो, वही इजी होता है। ये देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन ये चल रहा है, यानी यहाँ से इस लूप में चलना है, यानी सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप में हम लोग फिर यहीं से लेकर चल रहे हैं। मर्जी हो BAFEB पढ़िए, चाहे आपकी मर्जी हो AFEB पढ़िए, जैसे मन करे वैसे पढ़ना है। चाहे इधर से भी पढ़ सकते हैं ABEF, आपकी मर्जी डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों जब इज इक्वल टू 0 लिखा होता है तो आप इधर से लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में चलें, आप लोगों को बैलेंस कंडीशन मिल जाएगी। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस डायरेक्शन से BAFEB से, इनक्लोज लूप BAFEB। अब आप लोग को अप्लाई करना है। अब इस करंट को मैं इधर से चल रहा हूँ, इसीलिए मैं I2 को सेंस मान कर चलूंगा, इसके सेंस के अकॉर्डिंग। तो I2 चल रही है, चलिए हमने I2 यहाँ लिख दिया। इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R2 मिल गया। सेम डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बता रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट सेम डायरेक्शन मिल गया, सेम डायरेक्शन के लिए माइनस साइन। फिर करंट I2 जब यहाँ निगेटिव टर्मिनल पहुँचेगी, निगेटिव से फिर पॉजिटिव पर जब पूछेगी, तो ई की बात जब करते हैं निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पर देखिए आप लोग बताएगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो हम लोग ई की वैल्यू पॉजिटिव लिखते हैं, इसलिए प्लस लिख दिया और लिख दिया E2। फिर यहाँ से होते होते ऊपर नहीं जाना है आपको, जिस लूप की बात कर रहे हैं उधर ही आना है। तो यहाँ से होता हुआ अब यहाँ देखेंगे, जैसे ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं करंट कौन सी मिल गई, I1 प्लस I2, और इस करंट का जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है वो R3 है। और सेम डायरेक्शन के लिए, यानी इसके देखिए सेम सेंस में मिल रहा है, ये जो रेजिस्टेंस की ये जो करंट जा रही है उसके सेम सेंस में जा रही है। अगर ये करंट भी इधर से इधर आती तो अपोजिट हो जाती। तो सेम सेंस में जाने की वजह से R की वैल्यू देखिए निगेटिव लिख दी जाएगी, यानी ये R3 जो है वो निगेटिव हो जाएगा, यानी R3 तो निगेटिव है ही, उसकी जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होगी करंट होगी I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू, और यहाँ पर कोई सेल नहीं है, यहाँ से आकर फिर ये खत्म हो गया, ये 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, यही किरचॉफ का लूप रूल है। इसी में सब समझ लीजिए, अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गई तो आप लोगों को न्यूमेरिकल एकदम चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिक्कत करेगा जब 3 वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा। लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल का अगर होगा तो आपको उसको थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। मगर यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आएगा, साइन कन्वेंशन को बार बार आप लोग रिपीट करके और अपने हाथों को थोड़ा तकलीफ दे दीजिएगा, ताकि इस तरीके से मूव कराइए। सेम डायरेक्शन आ रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन, अगर ऐसे आया तो अपोजिट हो गया, ऐसे चल रहा है तो सेम डायरेक्शन, इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसका न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अभी किरचॉफ का लूप रूल बताया और फर्स्ट रूल भी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इन्हीं दोनों रूल के अकॉर्डिंग अब आप लोगों को एनसीईआरटी का मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूँ। और इस न्यूमेरिकल को अभी इसके पहले मैं आप लोगों को बताया साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। देखिए एक सर्किट बनी हुई है और सर्किट में 2 पोटेंशियल लगाए गए, 10 वोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ 5 वोल्ट का लगा हुआ है, और यहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम और 1 ओम 2 ओम यहाँ पर देखिए छूट गया है मुझसे, वो है 2 ओम का रेजिस्टेंस, सब कनेक्ट किए गए हैं। और इसमें हम लोग को ये फाइंड करना है कि जितने भी ब्रांच हैं, यानी AB, AC, AD एंड DE, इन सभी ब्रांचेज में, यहाँ पर एक छूट गई BE, इन सभी ब्रांचेज में कितनी करंट फ्लो हो रही है, करंट की वैल्यू पता करना है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था किरचॉफ का जो लूप रूल हुआ था, किरचॉफ का जो रूल बताया गया था, वो किसी भी ब्रांचेज या किसी भी डिफरेंट कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो होती है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बताया गया था। तो मैं यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को देखिएगा। इस सेल को या हम लोग पहला मान ले रहे हैं, पहला सेल, और इस सेल को दूसरा सेल मान ले रहे हैं। तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगी उस करंट को हम लोग I1 मान ले रहे हैं, पहला सेल, इसलिए इसको मैंने I1 मान लिया। देखें इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है I1 यहाँ से मैंने, ठीक।
अब यहाँ से जब करंट फ्लो होगी तो इस ब्रांच में जाने की कोशिश करेगी। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे आई, इसमें से कुछ जा रहा है और यहाँ से दो लोग आपस में बंटवारा कर रहे हैं। तो बंटवारा इसी के अंदर से ही हो सकता है, वो अपने आप से होगा नहीं क्योंकि इसमें सेल लगा नहीं है। तो इसके अंदर करंट अगर I1 जा रही है तो अगर इस ब्रांच में हम लोग I2 अपने मन से मान लें, क्योंकि जो यहाँ पर होगी वो यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि वो दोनों आपस में पैरेलल में है। तो अगर इसकी करंट I1 है तो ये होगा I2 हो गया। तो इस वायर के अंदर कितनी करंट जाएगी? अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जंक्शन रूल बताया था, उस जंक्शन रूल में आप लोगों को करंट के बारे में अच्छे से बताया था। तो यहाँ पर जो इस ब्रांच में जो करंट जाएगी वो जो I2 है, वो I2 किस में से निकल रही है? इसमें से निकल रही है। जैसे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में बता रहा हूँ, एक बार बताऊंगा, आप लोग उसी तरीके से फॉलो करते रहिएगा। जैसे मान ले रहा हूँ इसके अंदर 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर के अंदर 5 तो जाएगी नहीं। मान लिया इसके अंदर 3 एम्पियर चली गई, तो इसके अंदर कितनी जाएगी? आप लोग भाई जाहिर सी बात है, आप लोग 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर जो बचेगी वही करंट होगी। यहाँ पर जाएगी 5 माइनस 3। तो इसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर लेके चलेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मैं इस 5 को I1 मान ले रहा हूँ और इस 3 को I2 मान लिया। तो इसके अंदर कितनी जाएगी? 5 माइनस 3, 5 की वैल्यू I1 है इसलिए मैंने यहाँ I1 लिख दिया, और 3 की वैल्यू I2 है इसलिए यहाँ पर I2 लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, और एग्ज़ाम में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया नहीं होता है, तो इसमें आप लोगों को बहुत ही थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, करंट I1 फ्लो हो गई, इसके अंदर करंट I2 चली गई, तो इसके अंदर जो करंट जाएगी वो अभी मैं आप लोग को यहाँ समझाया हूँ, वो जो करंट जाएगी वो होगी I1 माइनस I2। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये करंट I2 है, यानी I1 को हम यूज़ कर चुके हैं, अब I1 आगे नहीं आ सकती अपने मन से, I2 यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा जब भी करंट नई करंट अगर आएगी तो I3 होगी। अब हम लोग जैसे ही यहाँ पर I2 लेकर चलते हैं पॉइंट बी पर पहुँच जाते हैं। देख रहे हैं पॉइंट बी पर भी 2 वायर बने हुए, यानी यहाँ से अगर कोई चीज़ आ रही है तो यहाँ पर 2 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पर जा रही थी I2, लेकिन इसमें सेल नहीं लगा है, मगर इसमें सेल लगा हुआ है, तो इसमें सेल खुद अपनी करंट भेज सकता है। यानी जो करंट अब यहाँ पर जो सेल थी वो बंटवारा कर चुके हैं, यहाँ पर सेल लगा हुआ है, अभी वो बंटवारा नहीं कर रहा है, यानी ये अपने अंदर से जो करंट भेजेगा वो I2 हम यूज़ कर चुके हैं, नहीं लिखेंगे I1 I1 यूज़ कर चुके हैं, नहीं I1 लिखेंगे, I2 यूज़ करेंगे वो भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पर नई करंट आ रही है इसलिए इसका यूज़ हम लोग I3 करेंगे। गॉट इट? अब हम लोग यहाँ से सेल जो करंट फ्लो कराएगा उस करंट को हम लोग I3 मान ले रहे हैं, क्योंकि करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तरफ जाएगी। अब देख रहे हैं इधर से कौन आ रहा है? I2, इधर से कौन आ रहा है? I3। पॉइंट बी पर दोनों आपस में ऐसे मिल जाएंगी, तो जैसे ही मिलेंगे वो जंक्शन रूल को फॉलो करने लगेंगी। तो जैसे ही जंक्शन रूल को फॉलो करेंगे तो जाएगा कहाँ? ये दोनों आपस में टकरा गई हैं, तो उनको ये रास्ता मिल रहा है, इस रास्ते के थ्रू वापस चली जाएंगी, यानी इस वायर के अंदर। और इस वायर के अंदर जो जाएंगी वो हो जाएगा I2 प्लस I3, यानी ब्रांच BC में जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 प्लस I3 फ्लो हो रही है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देख रहे हैं I2 प्लस I3 करंट आ रही है और C पर जा रही है। तो हम लोग देख रहे थे पीछे से भी करंट, इस वायर के अंदर करंट कौन सी है? यानी इस ब्रांच में AC के अंदर जो हमने यूज़ किया है वो करंट I1 यूज़ किया है, यानी यहाँ पर भी हम लोग I1 लिख सकते हैं। इस पूरे ब्रांच में I1, इस पूरे ब्रांच में इतना, इस पूरे ब्रांच में इतना, इस पूरे ब्रांच में इतना, इस पूरे ब्रांच में इतनी है। चलिए वहाँ पर रुक जाते हैं, अभी इधर से लेकर चलते हैं, या इधर से, जैसे मर्जी है आप लोगों की। मैं इधर से लेकर चल रहा हूँ, इधर से करंट आ रही है, नहीं इधर ही से लेकर चलता हूँ। तो I2 प्लस I3 है, यानी अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इधर से आ रही है I2 प्लस I3, और इधर से कोई निकल जा रहा है। तो कौन निकल रहा है? I1। जो करंट यहाँ पर जंक्शन बन रहा था ये जंक्शन C है, और मैंने पहले ही बताया था जो करंट जंक्शन से दूर भागती है उसके लिए जो साइन यूज़ किया जाता है उस साइन को हम निगेटिव यूज़ करते हैं, और जो करंट जंक्शन के टूवर्ड डायरेक्शन में होती है उसको हम लोग पॉजिटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये आ रही है और यहाँ से ये निकल जा रही है। तो जब यहाँ पर हम लोग नीचे के आने की बारी होगी तो इस वायर के अंदर भी तो कोई करंट जानी चाहिए ना, यहाँ पर तो कोई सेल एक्स्ट्रा लगा नहीं है। तो इस वायर के अंदर जो करंट जाएगी उस वायर के अंदर जो करंट होगी वो होगी I2 प्लस I3। अच्छा, यहाँ से आई, इसमें से निकला कौन? इसमें से निकला I1, यानी कुछ निकाल दिया गया है, और जो निकालने के बाद जो भी बच रहा है वो वाली करंट इसमें जा रही है। यानी यहाँ से, जैसे मान लिया अगर ये वायर नहीं होता तो पूरी की पूरी यहाँ से आ जाती।
I2 प्लस I3 आ रही थी, I2 प्लस I3 चली जाती। मगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ से कोई एक वायर निकाल ब्रांच के फॉर्म में निकाला गया है, और निकालने का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, आप लोग मान सकते हैं। तो उसमें से कौन सी करंट निकल रही है? I1। यानी यहाँ से I1 निकाल दिया, निकालने मतलब साइन माइनस हो जाएगा, यानी इस करंट में से कुछ ना कुछ करंट I1 इसमें से निकल जा रही है। निकालने का मतलब माइनस साइन, इसलिए यहाँ पर -1 लगा दिया जाएगा। यानी इस ब्रांच में जो भी करंट होगी वो करंट होगी I2 प्लस I3 माइनस I1। ओके, अब आगे चलते हैं। थोड़ा करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को टिपिकल लगेगा अगर आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के बुक में आप लोगों को 3-4 न्यूमेरिकल दिया गया है, मैं 2-3 सॉल्व करवा दूंगा, एक आप लोगों को होमवर्क दूंगा, और एक्स्ट्रा बुक से आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। सबसे मेन चीज़ आप लोगों की प्रैक्टिस है। अगर ये टॉपिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग पक्का एग्जाम आते आते वो भूल जाएंगे, कंप्लीटली भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। करंट देखिए अब यहाँ पर नया आ गया, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये तो आप लोगों को फंसा देगा। तो प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप लोगों को ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा और जल्दी भूलेगा भी नहीं। तो हम लोग इस ब्रांच की बात कर चुके हैं, अब यहाँ पर सिर्फ ये सिंगल ब्रांच बच रही है। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं पॉइंट डी की तरफ कौन करंट आ रही है? I2 प्लस I3 माइनस I1 करंट आ रही है। अच्छा, इधर से भी कोई करंट आ रही है, नहीं पॉइंट बी डी की तरफ जो हो रहा है वो 2 लोग आ रहे हैं, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहे हैं, और दोनों का डायरेक्शन जंक्शन की टूवर्ड्स है। जंक्शन के टूवर्ड होने की वजह से इसमें जो करंट हो रही है I1 माइनस I2 हो रही है, और इसके अंदर जो करंट जा रही है वो ये वाली करंट, ऐसे ये जो करंट आ रही है वो I2 प्लस I3 माइनस I1 हो रही है। तो यहाँ पर आएगी तो जंक्शन पे करंट ऐड हो जाएगी। इस पॉइंट पर जब जैसे ही आएंगी दोनों करंट ऐड हो जाएंगी, और ऐड होकर इसके अंदर जाने लगेंगी, और इसके अंदर जो जाएगी वो कैसे होगी देख लेना। जब जैसे ही ऐड करेंगे तो I1 यहाँ प्लस में है, यहाँ I1 माइनस में कट जाएगा, I2 माइनस में I2 प्लस में कट जाएगा, सिर्फ बचेगा I3। यानी इस ब्रांच में जब जाने की बारी आएगी तो ये दोनों आपस में आकर टकरा जाएंगे, और दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो I1 माइनस प्लस होने के सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा I3। यानी इस वायर में जो करंट जाएगी वो I3 जाएगी। देख लीजिए, जो करंट चल रही थी अपनी जगह से वही करंट वापस आ रही है, बैलेंस कंडीशन में जा रही है। जैसे इस सेल में I3 थी, इस सेल में I3 चली गई, इस सेल में I1 शुरू हुई थी, I1 शुरू हो गई। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब यहाँ पर 3 करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग बार बार इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके देखिएगा, तभी करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा आप लोगों को, वरना पक्का बता रहा हूँ दोबारा दूसरा न्यूमेरिकल लगाना होगा, आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पर 3 लूप बन रहे हैं, मैं इसको पहला लूप मान ले रहा हूँ, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप। तो यहाँ पर 3 लूप बन रहे हैं तो 3 इक्वेशन बनेगा, और 3 करंट है तो 3 वेरिएबल होंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू समथिंग एंड x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू समथिंग। 3 इक्वेशन बनेगा, 3 वेरिएबल का होगा। और लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल के आप लोग को सॉल्व करना आता है, इसलिए मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन नहीं सॉल्व कराऊंगा, ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। इक्वेशन सॉल्व करना आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, मैं पहला लूप लेकर चल रहा हूँ, और मैंने बता दिया है लूप में आप लोगों की मर्जी चलेगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इस डायरेक्शन में चला जाए। और मैंने बता दिया था आसानी के लिए आप लोग इसको करंट के डायरेक्शन को पकड़ लीजिए, वही से लेकर इसे घुमा दीजिए। मैं फर्स्ट लूप में चल रहा हूँ, इन क्लोज लूप। चलिए मैं यहाँ से शुरू कर दे रहा हूँ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन यही फॉलो करा रहे हैं, तो इसको हम लोग बेस मानकर इसी के सेंस में हम लोग सॉल्व करेंगे। इस लूप में C A B C में C A B C का क्लोज लूप की बात हो रही, तो जहाँ से शुरू करेंगे वहीं पे ले जाकर ख़त्म करना होगा, तभी क्लोज लूप माना जाएगा। तो ठीक है, अब साइन कन्वेंशन आप लोग याद ही कर चुके हैं। करंट का डायरेक्शन से रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन में मिलेगा तो निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव। तो चलिए करंट I1 है, I1 इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस 1 ओम, ये भी 1, सेम डायरेक्शन है निगेटिव। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, सेम डायरेक्शन के लिए निगेटिव। ये करंट I1 पहले कहाँ पहुँचेगी? निगेटिव टर्मिनल पर। निगेटिव टर्मिनल से डायरेक्ट कहाँ पहुँचेगी? पॉजिटिव टर्मिनल पर। निगेटिव से पॉजिटिव पर पहुँचने की वजह से ये क्या बताया था आप लोग, निगेटिव से पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, जहाँ पहुँच जाए वो साइन। देखिए प्लस पर पहुँच रही है, प्लस साइन लिख दिया प्लस। कितना वोल्ट है? 10।
10 वोल्ट। चलिए ठीक है, अब इसी का सेंस कैसे जाएगा, इधर जाएगा, नीचे नहीं आना, मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। जिस लूप की बात करेंगे उधर ही चलना होगा। इधर से जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। देख रहे हैं I1 का सेंस लेना था और I1 के सेंस में ही ये करंट जा रही है, यानी हमको इधर जाना है तो I2 भी उधर ही फॉलो कर रही है, सेम डायरेक्शन में। तो देख लीजिए, सेम सेंस में आने की वजह से ये जो हो जाएगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस 4 है, लिख दिया यहाँ पर 4। करंट कितनी है I2, सेंस जो है सेम है, सेम डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था माइनस साइन। अपोजिट यहाँ पर उल्टा चल रहा है, सेम सेंस है तो माइनस और अपोजिट है तो प्लस। देखिए यहाँ पर लिख दिया। फिर होते होते यहाँ पर हम लोग बी पर पहुंचेंगे और हम लोग को इधर नहीं जाना है क्योंकि लूप हम लोगों ने बी और सी की बात की है। तो जैसे हम लोग बी और सी की तरफ आएंगे, देख रहे हैं ये वाली करंट भी इसी सेंस को फॉलो कर रही है। हमको ऐसे जाना था, ऐसे, तो सारी करंट ये वाली भी ऐसे ही जा रही है, ये वाली भी ऐसे ही जा रही है, उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रही है। देख रहे हैं ये भी सेम सेंस में आ जा रहा है। तो सेम सेंस होने की वजह से इस करंट का जो रेजिस्टेंस है वो 2 है। हमने लिख दिया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई उसी करंट I2 प्लस I3 और साइन जो लगेगा माइनस हो जाएगा और आप लोगों को इज इक्वल टू, अब इसमें कुछ नहीं बचा, यहाँ से चले थे यहाँ पर आके खत्म हो गया, 0 हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन बन जाएगा। इतना कम से कम कर देंगे एग्जाम में तो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा कि अगर आप लोग तीनों लूप को सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, या 3 नंबर का तो 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा, हर हाल में 2 नंबर मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए 10 वोल्ट है, सब में करंट आ रही है, करंट इधर नहीं है, इसको हम लोग उधर लेके चले जा रहे हैं। ये 10 वोल्ट उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा, 0 की साइड में लेकर आएंगे तो -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू लगाया। ये -I1 है, I1 और कहीं पर I1 है नहीं, I1 है, ठीक है। I2 की बारी है, अब प्लस लगा दिए, देखेंगे भी आएगा। देखिए 4I2 माइनस साइन के साथ, ये 2I2 माइनस साइन के साथ, -4 -2 हो जाता है -6, इसलिए यहाँ पर -6I2 हो गया। अब I3 का नंबर है और I3 यहाँ से यहाँ तक कहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पर है। माइनस साइन होने की वजह से अंदर के ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए जैसे ही ओपन करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा -2I3 इज इक्वल टू -10। अब आप लोग ये जानते ही होंगे, अगर ये माइनस साइन आ रहा है तो इधर अगर हम लोग माइनस साइन को दे देंगे तो पॉजिटिव कर देगा, यानी ये माइनस साइन इसको दिया तो पॉजिटिव बन गया, ये वाला माइनस इसको भी दिया पॉजिटिव बन गया, ये वाला माइनस भी दिया इसको पॉजिटिव बनेगा, यहाँ से गायब, यानी माइनस साइन इधर गया, सब खत्म हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इतना ईजी है। अगर आप लोग को साइन कन्वेंशन और करंट डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के छोड़ दिया। इसी तरीके से ये भी सॉल्व करना है, सी भी सॉल्व करना है, 3 इक्वेशन बनेगा और वेरिएबल 3 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आप लोग सॉल्व ही किए हैं और अब x और I1 I2 I3 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो पहला इक्वेशन जो बन रहा था वो आप लोगों का I1 I2 I3, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब लूप सेकंड में चलते हैं, इन क्लोज लूप। क्लोज लूप मिस्टेक हो गई थी, वो कभी कभी होता रहता है, इंसान है, हर इंसान गलती करता है, गलती अगर नहीं करेगा तो वो फरिश्ता हो जाएगा, तो हम तो फरिश्ते हैं नहीं, सब जानते हैं। इन क्लोज लूप, अब देखिए सेकंड लूप की बात कर रहे हैं तो लूप किधर से लेकर चला जाए, एज योर विश, इधर से चलिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी है। आसानी के लिए यही होता है, करंट का एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए, उसी को लेकर चल जाइए। मैं इसी डायरेक्शन को पकड़ ले रहा हूँ, चलिए, यानी सी से इधर चलना है आपको, और इसी करंट को बेस भी मान लीजिए, यानी इसी के सेंस के आपको फॉलो करना है। CADC, ओके। अब मैं इसी के करंट के सेंस को लेकर चल रहा हूँ, ये करंट I1 है तो उसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस 1 ओम है, चलिए लिख दिया, और डायरेक्शन सेम है, इस देखिए सेम आ रहा है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पर लिख दिया, -1 ओम इंटू I1, ओके। अब फिर यहाँ देख रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से करंट पहुंच रही है पॉजिटिव पर, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव लिखा जाता है पोटेंशियल, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे +10 वोल्ट। फिर अब इधर से ऊपर नहीं जाना बल्कि नीचे की तरफ जाना है। फिर ध्यान से देख रहे हैं इसी के, यानी हमको ऐसे जाना है, देखिए इधर से चल रहे थे इधर ही जाएंगे ना, यानी ये कौन सा बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो यानी
ये जो सेंस है एंटी क्लॉक का है तो ये भी करंट एंटी क्लॉक को फॉलो कर रही है, यानी दोनों का सेंस सेम हो गया। सेम के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कौन सा साइन लेना है, निगेटिव साइन। तो यहाँ पर करंट मिल रही है, इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस 4 ओम है, हमने लिख दिया यहाँ पर 4 ओम, उसकी करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस करंट I1 माइनस I2 और साइन जो लगेगा वो माइनस साइन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि यहाँ पर जाना होगा, और ये जो डायरेक्शन होगा देख रहे हैं हमको ऊपर जाना है, यानी क्लॉकवाइज को फॉलो कराना है, बट ये जो करंट आ रही है उसके अपोजिट सेंस में आ रही है, यानी एंटी क्लॉक को ओर जा रही है। सॉरी, अगर ये एंटी क्लॉक है तो ये क्लॉकवाइज को फॉलो कर ली, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, आप लोग सेंस लेकर चलिए। हमको इधर ऊपर जाना था, ये वाली करंट नीचे की तरफ आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, अपोजिट के लिए प्लस लगा दिया जाएगा, यानी इस करंट का जो रेजिस्टेंस था वो 2 था, 2 ओम। तो हम लोग यहाँ पर अपोजिट साइन के लिए प्लस लगाते हैं, प्लस इस 2 ओम इंटू उसकी करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस I2 प्लस I3, और ऐसा करता हूँ मैं, इसको एक ही ब्रैकेट में दूँ ज़्यादा बेहतर है, माइनस I1 ओके इज इक्वल टू 0, वहाँ पर आके खत्म हो गया। इसको भी सिंप्लीफाई किया जाएगा, देखिए 10 वोल्ट है, उधर लेकर चले जाइए, माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए I1 और कहीं I1 है, चेक कर ले रहे हैं, माइनस I1, देखिए यहाँ पर भी I1 है, 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैथमेटिकल स्टेप आप क्लास 12 में पहुंच चुके हैं और आप लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि 4 का अंदर मल्टीप्लाई कैसे होता है, माइनस साइन बाहर है तो अंदर जाएगा कैसे होगा, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। आप लोग अब यंग हो चुके हैं, बड़े क्लास में आ गए हैं, तो मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, मैं इतना समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो माइनस साइन का नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं I1, यहाँ पर 4I1 वो भी माइनस के साथ, तो हो जाएगा माइनस 5I1, और कहीं पर है यहाँ पर भी है, ये 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2I, यानी माइनस 2I1 माइनस 4I1 हो गया माइनस 6I1, यहाँ पर I1 हो गया माइनस 7I1, हो गया माइनस 7I1, ओके। देखिए 10 को उधर लेकर जा चुके हैं, ये मैं बार बार उधर ढकेल क्यों दे रहा हूँ, जान रहे क्यों? तो इसके ये पोटेंशियल की बात है, इसमें करंट नहीं है, अगर करंट होती तो हम इधर ही रहने देते, सिंप्लीफाई कर लेते, नहीं है तो उसको उधर ढकेल दिया जा रहा है। सब ये मान ले रहे हैं ये लड़की है, आप लोगों के ग्रुप में कोई लड़की आ जाए तो क्या उसको बैठने देंगे? क्या मन तो करेगा बैठाने का, लेकिन 4 लोग और रहेंगे तो ऑकवर्ड फील होगा, तो कहेंगे ऐसा करो तुम उधर ही निकल लो। तो वही मामला है यहाँ पर, इसको हम कर रहे हैं उधर ही निकल लो तुम, तो माइनस 10 चला गया। अब आगे चल रहे हैं, I2 का नंबर है, तो I2 की बात करेंगे, यहाँ तो I2 है ही नहीं, यहाँ पर आ रही है माइनस माइनस प्लस हो गया 4I2 प्लस में, और यहाँ पर भी I2 आ रहा है, 2 का यहाँ तो 4 और 2 हो गया 6, प्लस 6I2, ओके। अब आगे चल रहे हैं I3 का नंबर, यहाँ तक कहीं पे भी I3 नहीं, यहाँ पर I3 दिख रही है, 2 का I3 से मल्टीप्लाई किया हो गया प्लस 2I3 इज इक्वल टू, ये माइनस 10 मैं इधर लिख दे रहा हूँ, माइनस 10, और कहीं पर ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया आप लोगों का। फिर मैंने जैसे यहाँ का माइनस साइन इसको दिया था, इसमें भी माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन इसको दे दीजिए, ये माइनस साइन इसको देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा, ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस था तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये माइनस साइन हट जाएगा। ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि ये हुआ क्यों, अगर ये जानना है तो आप लोग क्लास 6 और 7 में जाके फिर से दोबारा पढ़ कर आइए, ओके। अब थर्ड लूप में चलते हैं, इन क्लोज लूप तीसरा लूप बच रहा है। अगर देखिए फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया, थर्ड इक्वेशन बनेगा और लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे 3, और 3 वेरिएबल के, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो तीसरा लूप मैं लेके चल रहा हूँ, इसी को सेंस मान ले रहा हूँ, E B C D E, E B C D E, ओके। देख रहे हैं यहाँ पर करंट है मगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस ब्रांच में, तो जहाँ पर कोई करंट के साथ कोई रेजिस्टेंस ना हो वहाँ पर 0 हो जाता है, कोई करंट नहीं, यानी इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से लेकर चल रहा है, देन अब I3 के बाद जब जैसे ही हम लोग यहाँ जाएंगे इस डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि हमको इधर नहीं जाना है, लूप को फॉलो कराना है, E से B से C की तरफ चल लेते हैं, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 0 हो गया। मगर जब इसमें I3 को ही बेस भी मानना है, इसी के सेंस के अकॉर्डिंग को चलना भी है, अगर I3 ऐसे जाना है तो हम लोग देख रहे हैं ये जो I2 प्लस I3 उसके सेंस को ही फॉलो कर रही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया I2 प्लस I3 और इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाई 2, सेम सेंस की वजह से माइनस साइन लग गया। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो हम लोग देख रहे हैं इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो भी सेम सेंस के साथ, देखिए नीचे ही जाना था नीचे ही जा रही है, सेम सेंस के लिए माइनस साइन, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस 2 ओम, I2 प्लस I3 माइनस I1
ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ से डी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इस ब्रांच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए वो कोई करंट नहीं होगी, इज इक्वल टू 0। जहाँ सॉरी ये तो पोटेंशियल बचा ही है, यहाँ से दे रहे हैं निगेटिव से। अब देखें करंट यहाँ से यहाँ पर पहुंची, निगेटिव से कहाँ पर पहुंच गए, पॉजिटिव पर। पॉजिटिव यानी यहाँ पर लिख देंगे +5 इज इक्वल टू 0। 5 वोल्ट था, यहाँ से चले तो यहीं पर आके रुक गए, 0 हो गया। इस 5 वोल्ट को जब हम लोग लेके जाएंगे, इसमें भी करंट नहीं, उधर लेके जाएंगे -5 हो जाएगा। -5 इज इक्वल टू I1 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है I1। 2 से इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस हो गया +2I1। I2 की बारी है, यहाँ पर I2 माइनस में 2I2 और यहाँ पर भी 2I2, -2I2 हो गया -4I2। ठीक है, I3 की बारी है, यहाँ पर माइनस साइन की वजह से -2I3 हो जाएगा, -2I3 और यहाँ पर भी माइनस है, अंदर जाएगा मल्टीप्लाई पे हो जाएगा 4I3 इज इक्वल टू -5। इक्वेशन नंबर 3 एक बार मैं क्लियर कर ले रहा हूँ, इक्वेशन सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। 2I1 4I2 -4I3 इज इक्वल टू -5। ओके, तीनों इक्वेशन सही बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल के 3 लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं। अभी इसी तीनों को सॉल्व करना है आप लोगों को। कैसे सॉल्व करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। जब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ आफ्टर सॉल्विंग, अब थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प करना ही पड़ेगा, वरना मैं सारा का सारा बता दूंगा तो आप लोग को मजा कैसे आएगी पढ़ने में, थोड़ा आप लोगों को ट्रबल करना पड़ेगा। आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे तीन इक्वेशन को, I1 की वैल्यू कुछ आ जाएगी, I2 की वैल्यू कुछ आ जाएगी और I3 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे I1 I2 I3 की मिलेगी, क्वेश्चन में लिखा गया डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में, यानी इसमें कितनी फ्लो हो रही है, इसमें कितनी फ्लो हो रही है, सारी ब्रांचेस में आपको करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। I1 की वैल्यू जो आई है वो 2.5 एम्पियर की आएगी। घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा कैसे सॉल्व होगा, नहीं आएगा तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। नहीं आएगा तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या इन कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई दूंगा। लेकिन एक बार आप लोगों को मेहनत करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो मैं कब तक आप लोगों की उंगलियां पकड़ के चलाऊंगा। तो I2 की वैल्यू जो होगी वो I2 की वैल्यू है, मैंने सॉल्व करके लिख दिया है यहाँ पर 5/8 एंड I3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/7/8 आ रहा है। यानी I3 की वैल्यू इतनी है, I2 की वैल्यू इतनी है और I1 की वैल्यू इतनी है। अब इस ब्रांच की बात कर रहा है तो AB के अंदर जो करंट होगी इन ब्रांच AB इज इक्वल टू, अब ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही है, I1, तो I1 की वैल्यू कितनी है, यानी AB ब्रांच में फ्लो हो रही है वो 2.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। I3 में कितनी फ्लो हो रही है, I3 में है ये सॉरी DE के अंदर EB के अंदर जो भी होगा, मैं इस ब्रांच की बात कर रहा हूँ, A से लेकर C में देख लेना है। AC इज इक्वल टू, मिनट, हाँ स्टूडेंट्स, मैं देखिए यहाँ पर मैंने जब सॉल्व कर रहा था यहाँ पर देखिए लिखने की बारी आई तो मैं यहाँ इसको मिटाकर, रेड पेन से लिखा हुआ था उस पेन को मिटाकर मैंने ब्लैक पेन से मार्कर से लिख दिया था। और यहाँ पर देखिए I2 लिखा था, जब आप लोग स्टार्ट करेंगे देखेंगे यहाँ पर I2 लिखा था तो यहाँ पर I2 लिखना था, मुझसे मिस्टेक हो गई, वहाँ I2 ही रहना चाहिए था, मैंने I1 लिख दिया है, तो ये गलती हो गई थी, उसको आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिएगा। तो इस ब्रांच के अंदर AB है तो AB की वैल्यू जो आ रही है उस I2 है और I2 की वैल्यू 5/8 है। इसमें देख लीजिएगा, मैंने इसको मिटाकर I2 लिखना था, भूल गया था मैं। AC के अंदर जो फ्लो हो रही है वो AC के अंदर I1 फ्लो हो रही है और I1 की वैल्यू 2.5 है। इसी तरीके से AD की जो के अंदर फ्लो हो रही है वो I1 माइनस I2 फ्लो हो रही है। I1 की वैल्यू कितनी है, AD ब्रांच में जो है I1 की वैल्यू 2.5 माइनस I2 की वैल्यू है 5/8। 5/8 से करेंगे तो 5/8। अब आप लोग सॉल्व करिएगा इसको, 2.5 माइनस इसको डिवाइड करिए तो 0.6 रिमेनिंग 2 0.625 आएगा। जब इसको AD को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AD की कुछ वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, हाँ सब्ट्रैक्ट करूँ कहीं जगह भी नहीं है, 2.5 में से 0.625
सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 5 7 और ये 14 में चलेगा 8 1.875 आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग हर ब्रांच की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने आप लोग को 3 निकाल कर दिखा दिया है, आप लोग कर दिया। हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आइए ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा ये मैं नहीं बताऊंगा। एक बार आप लोग खुद ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, क्योंकि 9th और 10th की ये चीज़ है और आप लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग का मैथमेटिकल टर्म जो है बहुत ही वीक है। और अगर आप लोग मैथ स्टूडेंट हैं तो मैथ्स के स्टूडेंट्स को आप लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना होता है। अब तो बायो के स्टूडेंट को नीट करना होगा, उसमें भी कैलकुलेशन करना होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो कैलकुलेशन आपको अच्छा नहीं रहेगा तो आप लोग जो पेपर देने जाएगा कम्पिटिटिव एग्जाम में वो तो थ्योरेटिकल तो बहुत कम होता है, सब न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर होते हैं। कैसे सॉल्व कर पाएंगे? आप लोग अपना मैथमेटिकल टर्म को थोड़ा मजबूत करिए, वरना ये सब न्यूमेरिकल लग नहीं पाएगा एग्जाम में जल्दी जल्दी। और इसके बाद का जो न्यूमेरिकल होगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कल।